हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम अगस्त को हो रहा है 2023 और इसी एग्जाम का मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च किया। ये ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आपको रीराइट करना है तो आपको रीराइट ही करना है, चाहे आपके क्वेश्चन में ऐसा हो फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तब भी आप रीराइट ही करेंगे क्योंकि इंस्ट्रक्शन में दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें इंस्ट्रक्शन जो दिया है क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में कि अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें हिडन पेनाल्टी होती है। तो प्लीज आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए। ही हैज लिटिल नॉलेज, तो आप ये पूरा का पूरा वापस लिखोगे, इसको, ये क्वेश्चन को आप पूरा वापस लिखोगे जैसे का तैसा, और फिर उसके बाद यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स होगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि आप मार्जिन के इस साइड नहीं लिख सकते हो, आपको यहीं तक लिखना है, ये चीज ध्यान रखना। फिर से अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते तो हिडन पेनाल्टी। इससे एग्जामिनर आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से असेस कर सकता है कि आप बहुत डिसओबीडियंट हो, आप केयरलेस हो, आप इररिस्पॉन्सिबल हो, कि आप इंस्ट्रक्शन ही नहीं फॉलो कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत जरूरी है, तो इसको वापस से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये 6A में आपको सेंटेंस को यानी आंसर को रीराइट करना है, चाहे आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही क्यों ना दिखे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके फाइन। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज लिटिल नॉलेज, सप्लाई द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक बहुत सबसे इजीएस्ट चैप्टर है पूरे इंग्लिश ग्रामर का। क्वेश्चन टैग में आप देखोगे कि एक स्टेटमेंट रहता है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये वाला, ही हैज लिटिल नॉलेज, और फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपको क्वेश्चन टैग देना होता है। तो क्वेश्चन टैग में आपका 3 कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट होता है ऑक्सिलरी वर्ब का। अगर मैं बोल रही हूँ ऑक्सिलरी वर्ब कंपोनेंट होता है तो ऑब्वियसली आप मेन वर्ब नहीं लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन टैग में कभी मेन वर्ब नहीं यूज होता है स्टूडेंट्स। दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोनाउन का। तो अगर मैं प्रोनाउन बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली आप उसको, नाउन आप नहीं लिख सकते हो। तो जैसे मैंने बोला नाउन, तो नाउन क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आपको आप खुद नाउन हो, ठीक है, आपका अगर नाम है, जैसे मेरा नाम रश्मि है तो रश्मि एक नाउन है, इंडिया नाउन है, जनवरी नाउन है, फेब्रवरी नाउन है, तो ये सारे नाउन है, इनफैक्ट मंथ वीक ये सारे नाउन है। तो जब मैं बोलती कि प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन क्या है स्टूडेंट्स, ही, शी, इट, दे, आर, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। तो अब प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन यूज करोगे। तो सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन कौन सा होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन होते हैं, तो आप ये वाला यूज करोगे। अब जब मैं बोलती हूँ ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब am, was, were, has, have, had, do, does, did, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ड्स होते हैं। और जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क का। तो अभी मैंने हाल में ही एक स्टूडेंट का मैंने चेक किया था, इवेलुएट किया था, ये वाला टेस्ट पेपर नहीं, सेकंड टेस्ट पेपर इवेलुएट किया था, उसमें उसने क्वेश्चन मार्क देना भूल गया, तो ऑब्वियसली उसको मार्क्स नहीं मिले। क्वेश्चन टैग में अगर क्वेश्चन मार्क ना हो तो फिर वो क्वेश्चन टैग रह ही नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन टैग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ये बेसिक रूल है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, क्वेश्चन टैग में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक प्रोनाउन और एक क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। तो वेरी सिंपल, अगर मैं लिखती हूँ ही इज गुड, ये स्टेटमेंट है, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, वो अच्छा है, तो हम हिंदी में ही बोलते हैं नहीं है क्या, वो अच्छा है, नहीं है क्या, ये वाली चीज। तो आपको जो भी ऑक्सिलरी वर्ब दिखे वो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे इज दिख रहा है तो यहाँ पे इज लगा दो। प्रोनाउन आपको ही दिख रहा है तो यहाँ पर ही लगा दो। वेरी सिंपल, और क्वेश्चन मार्क। ओके, अब एक चीज और आपको ऐड करना है। देखिए, पहली चीज, जो ऑक्सिलरी वर्ब दिखता है उसी को चिपकाओ, जो प्रोनाउन दिखता है जो सब्जेक्ट में होता है उसी को यहाँ पे चिपका दो, क्वेश्चन मार्क दे दो। ये तो एकदम आसान है, इजीली अंडरस्टूड। मगर एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर अगर नॉट नहीं है तो इधर नॉट लगाओगे। तो ही इज गुड, यहां पर नॉट नहीं है तो आपको यहां पर नॉट लगाना है। ठीक है, तो इज ही तो लगाओगे मगर फिर नॉट भी लगाओगे, मगर ध्यान रखना नॉट का आपको एक्सपैंडेड फॉर्म नहीं लगाना है, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाना है। इजंट ही, ये आंसर है।
अगर सपोज मैं लिखती हूँ टॉम इज गुड, अब टॉम इज गुड में टॉम नाउन है तो नाउन आप यूज नहीं करते, टॉम का प्रोनाउन क्या होगा, ही। अगर मैं लिखती हूँ ही इज नॉट गुड, तो नॉट है, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगेगा, सिंपल हो जाएगा इज। ये चीज ध्यान रखना है। अब तो फर्स्ट जो ऑक्सिव वर्ब दिखे उसी को चिपकाओ, जो सब्जेक्ट है स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है उसी को आप उसी का प्रोनाउन बना के यहाँ पे चिपका दो, क्वेश्चन मार्क पुट कर दो, ये दो चीज। तीसरी चीज नॉट दिखे तो मत लगाओ, नॉट नहीं दिखे तो लगाओ, मगर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब स्टूडेंट एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, वो ये है कि ही इज गुड में आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया, ठीक है। मगर कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट होता है कि जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब दिखता ही नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करोगे? तो स्टूडेंट यदि आपको ऐसा स्टेटमेंट दिखता है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है और मगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत है, ये चीज आप हमेशा याद रखना, ये एक यूनिवर्सल रूल है। इफ यू नीड ऑक्सिलरी वर्ब एंड यू डू नॉट फाइंड एनी ऑक्सिलरी वर्ब इन द गिवन स्टेटमेंट, देन यूज 3D। 3D क्या होता है? डू, डज और डिड, ये 3D है, तो आपको 3D यूज करना है, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो रन्स है ये एस लगा है ना, तो इसीलिए आपको एस वाला 3D यूज करना है, यानी डज यूज करोगे, ठीक है। अब उसके बाद ही है तो यहाँ पर ही लिखोगे। अब यहाँ पर आपको कोई नॉट नहीं है तो यहाँ पर नॉट यूज करोगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में और क्वेश्चन मार्क दोगे। अगर सपोज ऐसे लिखा दे रन फास्ट, अब इसमें भी कोई ऑक्सिव वर्ब नहीं है मगर आपको ऑक्सिव वर्ब की जरूरत है तो 3D का यूज करोगे। अब इसमें एस नहीं है ना, तो बिना एस वाला डू, क्योंकि ये प्रेजेंट है इसीलिए डू यूज कर रहे हो, फाइन। ये प्रेजेंट है इसीलिए डस, डू और डस प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर डू दे। अब यहाँ पर कोई नॉट नहीं है तो आप नॉट लगाओगे। अब सपोज होता है ऐसा दे रैन फास्ट, अब ये पास्ट का हो गया, तो फिर पास्ट का कौन सा डीड, आई मीन पास्ट का कौन सा ऑक्सिव वर्ब है? डिड है, तो अब यहाँ पर लिखोगे डिडंट दे, फाइन, और क्वेश्चन मार्क पुट कर दोगे, मार्जिन के अंदर नहीं लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ही हैज लिटिल नॉलेज। अब ये जो मैंने आपको रूल बताया क्वेश्चन टैग का वो बेसिक रूल है स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल चाहिए, देखिए ये इतना छोटा चैप्टर और इतना इजी चैप्टर है, ये 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। तो यदि आप लोग मेरा ग्रामर का बैच ज्वाइन करके रखे हो यूट्यूब में, तब आप जरूर आपने क्वेश्चन टैग वाला चैप्टर पढ़ा होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए मैं बता दूं, 159 रुपीज का आपको पर मंथ ग्रामर का बैच मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल के होम पेज में जाइए, होम पेज में आपको सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन दिखेगा, ज्वाइन को क्लिक करके 159 रुपीज का पेमेंट करके मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक ऐसा प्लेलिस्ट दिखेगा जिसमें 99 वीडियोस है, 2023 इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट वीडियो लेक्चर, तो वो वाला आप देख सकते हैं। एनीवेज, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल जाती हूँ। अब जैसे मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको मिटा रही हूँ, मगर आप लोगों को रीराइट करना है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। अब देखिए ये जो है ना लिटिल, इसका फंडा, इसमें 2 रूल आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पहला रूल मैं लिटिल के बारे में बता दूं, लिटिल ऑफ यू के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, लिटिल ऑफ यू के बारे में एक रूल है जो बहुत आते हैं, और एडजेक्टिव में ये आता है, ये आर्टिकल्स में आता है लिटिल ऑफ यू के बारे में, प्रोनाउन में आता है, क्वेश्चन टैग में भी आता है। तो स्टूडेंट्स रूल कहता है यदि लिटिल के पहले और के पहले, सॉरी लिटिल के पहले और फ्यू के पहले यदि लगता है, इसका मतलब आपके पास कुछ है। तो अगर मैं बोलूंगी आई हैव अ लिटिल शुगर, इट मीन्स आई हैव गॉट सम शुगर विथ मी। अगर मैंने लिटिल के पहले द लगाया या मैंने फ्यू के पहले द लगाया, इसका मतलब जितना है उतना। आई गेव यू द लिटिल शुगर आई हैड, इसका मतलब कि जितना शुगर था वो मैंने सारा का सारा दे दिया, ऑल दैट इज रिमेनिंग। और लिटिल के पहले अगर कुछ नहीं है, फ्यू के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब हमारे पास कुछ नहीं है। अगर मैं बोलती आई हैव लिटिल शुगर, इसका मतलब मेरे पास कुछ शुगर नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है ही हैज लिटिल नॉलेज, अब लिटिल के पहले कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके पास कोई नॉलेज नहीं है। ओके, तो कोई नॉलेज नहीं है तो इसमें ऑलरेडी नॉट छुपा हुआ है सिंपली।
ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब एक और रूल, एक रूल ये कहता है जो 3H होता है, 3H का मतलब हैज, हैव, हैड। तो जो 3H होता है स्टूडेंट्स, 3H यदि किसी सेंटेंस में आता है बिना मेन वर्ब के या बिना बीन के, तो 3H ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करता। बेसिकली 3H जो है हैव, हैव और हैड ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फाइन। मगर ये ऑक्सिलरी वर्ब तब होता है जब ये मेन वर्ब के साथ आता है, जैसे ही हैज टॉट मी इंग्लिश। तो यहां पर ये हैज मेन वर्ब के साथ आ रहा है, तो यहां पर हैज ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। अगर मैं लिखती हूँ ही हैज बीन अ गुड टीचर, ये बहुत अच्छा टीचर रहा हुआ है, तो यहां पर हैज आ रहा है बीन के साथ, तो इसका मतलब तब ये हैज ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। मगर कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो 3H है बिना ऑक्सिलरी वर्ब और बिना बीन के आता है, तो ऐसे केस में 3H और फिर ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करता है, 3H खुद मेन वर्ब का काम करता है, राइट। तो 3H अगर खुद मेन वर्ब का काम करेगा, जैसे ही हैज अ पेन, तो यहां पर ही हैज अ पेन बोल रही है, तो इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई बीन नहीं है, तो यहाँ पर H जो है 3H, ही हैज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं काम कर रहा है, वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, फाइन। तो स्टूडेंट जैसे ही हैज लिटिल नॉलेज, यहाँ पर जो हैज है वो बिना मेन वर्ब के आ रहा है, बिना बीन के आ रहा है, तो यहाँ पर ये हैज ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये हैज मेन वर्ब है। तो अब ये मेन वर्ब है, तो इसका मतलब, और फिर हमें क्वेश्चन टैग पुट करना है, तो अगर मेन वर्ब है तो इसका मतलब ये है कि मेन वर्ब तो हम क्वेश्चन टैग में लगा नहीं सकते हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें 3D लगाना पड़ेगा। 3D का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डू, डज और डिड। अब क्वेश्चन उठता है डू लगाओगे कि डज लगाओगे कि डिड लगाओगे, लास्ट में ऐसा आया ना, तो एस वाला लगाओगे, डज, डज लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ ही है, तो मैंने यहाँ पर ही लगा दिया, ठीक है। और मुझे रीराइट करना होगा, मगर मैंने यहाँ पर रीराइट नहीं किया है, अच्छे से मैंने ही लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे नॉट ऑलरेडी है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया, लिटिल के पहले कुछ नहीं, फ्यू के पहले कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, तो नहीं है ऑलरेडी यहाँ पर, तो इसलिए मैं यहाँ पर नॉट नहीं लगाऊंगी। तो क्वेश्चन टैग हो गया डज ही विल सी मी ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, चेंज द वॉइस। तो जब भी स्टूडेंट्स आता है चेंज द वॉइस, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। अगर ये डिसाइड नहीं कर पाओगे तो फिर हो सकता है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और आपने उसको एक्टिव वॉइस में ही आंसर लिख दिया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है पैसिव वॉइस में लिख दिया, तो फिर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन मैं बता दूं, और वो आइडेंटिफिकेशन आप आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे जब आपको टेंस का बहुत अच्छा ज्ञान हो। स्टूडेंट देखिए टेंस है ना बेसिक चीज, एकदम फाउंडेशन है, नींव है। अगर आपका टेंस स्ट्रांग रहेगा, टेंस पे आपकी अच्छी होल्ड रहेगी, तो बाकी जितने चैप्टर्स है, बी इट स्पीच, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट, एवरीथिंग, ऑल द चैप्टर्स विल ऑटोमेटिकली गेट स्ट्रेंथेंड विद प्रैक्टिस। मगर यदि टेंस अगर आपका वीक है तो बाकी सारे चैप्टर्स वीक हो जाएंगे। तो आप देखोगे जितने भी इंग्लिश के फैकल्टीज हैं जो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब समझाते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट समझाकर बेसिक चीज फिर टेंस पे आ जाते हैं, क्योंकि और उसके बाद फिर बाकी चैप्टर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि टेंस तो बेस है। अब बेस ही नहीं रहेगा तो फिर उसके ऊपर हम अगर इंग्लिश ग्रामर की बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो वो बिल्डिंग तो कोलैप्स कर जाएगी, ढह जाएगी। इसीलिए टेंस आना जरूरी है। अब मैं आपको वॉइस का आपको मैं बता देती हूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे पहचानना चाहिए। तो स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस जो होता है ना वो एक्चुअली टेंस का सेंटेंस होता है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये सारे एक्टिव वॉइस हमेशा टेंस का ही सेंटेंस होता है। तो ही विल सी मी, तो ये टेंस का सेंटेंस है, ये सिंपल फ्यूचर है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली ये आपका एक्टिव वॉइस है। ये सबसे बेसिक तरीका है, ठीक है। अब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। जब भी स्टूडेंट आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हो तो सबसे पहली चीज याद रखना कि एक्टिव से पैसिव वॉइस करते वक्त आप टेंस का कोई बदलाव नहीं करते हो।
अगर यदि फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही रहेगा, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। टेंस का बदलाव कभी भी नहीं होता है, ठीक है। टेंस का बदलाव या टाइम का बदलाव कभी भी नहीं होता है एक्टिव से पैसिव। हाँ, जब आप नरेशन पढ़ रहे हो, स्पीच पढ़ रहे हो, तब उसमें आप बदलाव करते हो टेंस का, ठीक है। ही विल का ही वुड कर देते हो, ही इज डूइंग का ही वॉज डूइंग कर देते हो, मगर वॉइस में ऐसे नहीं करते हो। वॉइस में कभी भी टेंस और टाइम नहीं चेंज किया जाता है। दूसरी चीज, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी वॉइस में चेंज नहीं किया जाता। इसका मतलब है, अगर आपको सेंटेंस पॉजिटिव में मिल रहा है, यानी एफर्मेटिव में मिल रहा है, सकारात्मक वाक्य है, तो वो सकारात्मक वाक्य ही रहेगा, नकारात्मक में नहीं चेंज होगा। अगर आपको नकारात्मक वाक्य मिल रहा है, नेगेटिव सेंटेंस, वो नेगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, ये नॉट रहेगा ही रहेगा। स्पीच में अलग होता है सुनिल। स्पीच में अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, तो फिर आप जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें आपका पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो भी पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है। तो स्पीच में हम लोग बदलाव करते हैं, मगर हम लोग वॉइस में बदलाव नहीं करते हैं। एक और चीज, यानी चौथी चीज याद रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज होता है, हमेशा। इसीलिए फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब याद रखना जरूरी है। तो जो भी मेरा बैच ले रहा है यूट्यूब में, वो फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब जरूर से याद कर ले। मैं उनको यही एडवाइस कर दूंगी। अराइज, रोज, अराइजन, बाइट, बिट, बिटन, बीट, बीट, बीटन, गो, वेन, गॉन, डू, डिड, डन, चूज, चोज, चोजन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, तो ये सारे वर्ब्स के फॉर्म है। अगर मैं आपको बोलूंगी कि ना स्ले का V3 क्या है, ये स्ले V1 है और इसका V3 क्या है, अगर आपको नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाओगे, और जैसे वैसे कर भी दिया तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए V3 हर एक वर्ब का आना जरूरी है, अगर नहीं आ रहा है तो मुश्किल है। और जिसके पास भी मेरी चेकमेट ग्रामर की बुक है, वो लोग तो बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। मगर बस वही बात है ना, बुक है मगर आप लोग उस बुक का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो फिर मुश्किल है। एनीवेज, तो V3 हमेशा यूज होता है। एक और चीज ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में कभी 3D यूज नहीं होता है। 3D एज एन ऑक्सिलरी वर्ब कभी यूज नहीं होता। 3D आपका मेन वर्ब जैसे काम कर सकता है, डू, डिड, डन, मगर ऑक्सिलरी वर्ब जैसे यूज नहीं होता है। 3D का मतलब डू, डज, डिड। अब हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब मैंने आपको बोला टेंस और टाइम चेंज नहीं होगा, तो विल ही रहेगा पक्का। विल का आपका और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें मेन वर्ब हमेशा V3 यूज करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है, तो सी का सीन हो जाएगा। यहाँ पर ऑफ है तो मैंने ऑफ लिख दिया। एट द रेलवे स्टेशन है तो मैंने एट द रेलवे स्टेशन भी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर कर दिया। और फिर ये नी को मैंने ही विल बी सीन ऑफ, ही विल सी मी ऑफ, बाय हिम करूंगी, यानी ये जो ही है यहाँ पर आ जाएगा बाय हिम, और मी बदल जाएगा आई में, मी इधर चला जाएगा, ही इधर चला जाएगा, और विल और सीन के बीच में मैं एक लगा दूंगी बी। आई विल बी सीन ऑफ एट द रेलवे स्टेशन बाय हिम। तो लिखते वक्त रेलवे स्टेशन, ये सब की स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। ऑफ हटा दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सी ऑफ का मतलब टाटा बाय बाय करना, तो ये फ्रेजल वर्ब है, उसमें ऑफ नहीं हटाना है आपको। नेक्स्ट, ह्यूमन नेचर कैन नॉट बी चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये जो है क्वेश्चन, इसमें आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो देखिए, बहुत तरीका है। मतलब यदि आप लोग किसी ने भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ा है जिसमें एफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरोगेटिव, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी, ये सब बनाने का तरीके इतने सारे हैं। तो एक तरीका मैं आप लोगों को बता दूं, इसलिए यहाँ पर इतना सारा तरीका बताने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक तरीका आप लोगों को बताऊंगी। जब आप लोगों को मिलता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यदि यहाँ पर नॉट है तो आप नॉट यूज नहीं करोगे। और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, चाहे डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे ये वाला सिंपल से कंपाउंड हो, चाहे ये इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव, कांट चेंज टेंस एंड टाइम। टेंस और टाइम कभी चेंज नहीं कर सकते, इस चीज का ख्याल रखना है। अब कैन नॉट जो है, अगर इंटरोगेटिव में करना है, ह्यूमन नेचर चेंज नहीं हो सकता, ये हिंदी है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो नॉट है ना, उस नॉट को हटा दोगे।
यानी अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे नॉट नहीं है तो फिर नॉट लगाओगे। ओके, अच्छा, अब इंटरोगेटिव में करना है तो इसमें वर्ब कौन सा है? कैन। शुरुआत इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? या तो क्वेश्चन वर्ड से होती है, तो ऑब्जेक्टिव वर्ब से होती है। ठीक है, कैन ह्यूमन नेचर बी चेंज्ड, बस। और क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना, वरना प्रॉब्लम है। मार्जिन के बाहर मत लिखना, मैंने लिख दिया है, आप लोगों को नहीं लिखना है। क्या ह्यूमन नेचर चेंज हो सकता है? तो आंसर क्या है? ह्यूमन नेचर चेंज नहीं हो सकता। क्या अंधे देख सकते हैं? सपोज ऐसे क्वेश्चन आता है, कैन द ब्लाइंड सी? अब ये क्वेश्चन है, अब ये इंटरोगेटिव बोलता है कि इसको ना पॉजिटिव में करिए, एफर्मेटिव में करिए, यानी असर्टिव सेंटेंस में करिए। क्या अंधे देख सकते हैं? तो मैं बस आंसर लिख दूंगी, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, बस। ये हो गया आपका एफर्मेटिव या असर्टिव बोलेंगे इसको, द ब्लाइंड कैन नॉट सी या कांट सी, सिंपल। तो अगर आप क्वेश्चन का आंसर, सपोज इंटरोगेटिव से एफर्मेटिव करना है, सिंपली आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, और अगर ह्यूमन नेचर कैन नॉट बी चेंज, नहीं हो सकता है, तो फिर आप इंटरोगेटिव करने के लिए नॉट हटा दो, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी सेड मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का बहुत सारे रूल्स है स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इसमें डबल कोट्स आ रहे हैं। तो जब भी आप डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच करते हो स्टूडेंट, तो याद रखना ये डबल कोट्स सारे डिलीट हो जाएंगे, इसको रिमूव करना है। कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं होता, हमेशा फुल स्टॉप होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो आप लोग उसको कई तरीके से कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है, मैं कर रही हूँ जैसे। अब एक और चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हो, तो आप 3 कंपोनेंट पे चेंज लेकर आते हो। पहला कंपोनेंट, फिर दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर, जिसमें आप कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये सारा रिमूव करके कनेक्टर यूज करते हो। और तीसरा चेंज आप यहाँ पर लेकर आते हो, मेन सब्सिड, यानी जो डबल कोर्स के अंदर सेंटेंस है उसमें कुछ कुछ चेंज लेकर आते हो। यानी जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे, ये 3 कंपोनेंट में चेंज होगा। और हमेशा याद रखना, इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा फुल स्टॉप होता है। तो मैं पहला कंपोनेंट में चेंज लेकर आ रही हूँ, मैरी प्रेड टू गॉड। आप सिंपल मैरी प्रेड भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैं एक कनेक्टर यूज करूंगी, दैट, ठीक है। अब यहाँ पर यू है, यू कौन है? अगर सपोज मैरी मेरे लिए प्रे कर रही है, तो आई माइट, मे का मैंने पास्ट किया। क्यों पास्ट किया? क्योंकि ये पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है ना, कोर्ट के बाहर वाला जो वर्ब है वो पास्ट में है ना, तब फिर कोर्ट के अंदर जो है ना वो भी पास्ट में जाएगा। तो मे का पास्ट क्या होगा? माइट। आई माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन का एग्जाम मत कर देना, फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। अब नेक्स्ट है, इफ सम मनी, नीड का हमें वर्क फॉर्म प्लेस करना है। तो स्टूडेंट्स, चाहे फिल इन द ब्लैंक हो, चाहे पुश हो, आपको सेंटेंस को रीराइट करना है, आपको भी पता है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो नीड यहाँ पर आएगा। तो अब मुझे बताओ कि नीड, जरूरत किसको है? आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मनी दिख रहा है, तो क्या मनी को जरूरत है? नहीं, मनी को कोई चीज जरूरत नहीं है। मनी की जरूरत है किसको? यू को जरूरत है। जो जिसको जरूरत है ना वो बाद में आया है, गॉट इट। तो ये एक्चुअली में पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बाय यू से भी पता चल रहा है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वी3 लगता है, तो नीड का वी3 नीडेड होगा। अच्छा, नेक्स्ट है, द प्रॉब्लम इज इजी, ही कैन सॉल्व इट। अब इसमें इनफ, तो इनफ का एक आप रूल याद रखना, इनफ के बाद नाउन आता है, और इनफ के पहले, सॉरी ये इनफ होगा, मैंने यहाँ पे गलती से टी लगा दिया। इनफ के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब जैसे ये वाला मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, फिर नाउन वाला बताऊंगी। द प्रॉब्लम, अब इजी एडजेक्टिव है, तो इजी इनफ,
अब ही कैन सॉल्व इट, तो इसको हटाना है क्योंकि कंबाइन करना है, टू सॉल्व इट। द प्रॉब्लम इज इजी इनफ टू द प्रॉब्लम इज इजी इनफ, अब इसके बाद में ये ही लगाना पड़ेगा, फॉर हिम टू सॉल्व इट, ऐसे होगा। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। अब सपोज ऐसे क्वेश्चन आता है, ही हैज टाइम, ही कैन डू इट। अब ये टाइम नाउन है स्टूडेंट्स, तो टाइम नाउन है तो वो इनफ के बाद आएगा। ही हैज इनफ टाइम टू डू इट, ही हैज इनफ टाइम टू डू इट। तो इनफ अगर आपको यूज करना है तो याद रखना, यदि नाउन के साथ यूज करना तो इनफ के बाद नाउन लगाओगे, अगर एडजेक्टिव एडवर्ब है तो इनफ के पहले लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी फ्यू बॉयज इन द स्कूल आर एज गुड एज राम। अब इसका हमें सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है, तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें लिखा है अ वेरी फ्यू बॉयज इन द स्कूल आर एज गुड एज राम। इसका मतलब है कुछ लड़के स्कूल में राम के जितने अच्छे हैं। इसका मतलब राम जितने अच्छे लड़के हैं स्कूल में, मतलब थोड़े से है, इसका साफ मतलब ये है। ठीक है, अच्छा अब सुपरलेटिव डिग्री का फंडा क्या है। सबसे पहले जब भी आपको डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है शुरू, तो सबसे पहले आप इसमें एडजेक्टिव ढूंढो। दो कौन सा एडजेक्टिव है, गुड। गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बेस्ट। ठीक है, और बेस्ट के पहले द लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री का ये कीवर्ड है। ठीक है, अब उसके बाद ये राम को पहले लेकर आओ। अब सिंस कुछ लड़के हैं जो राम जितने अच्छे हैं, तो ऐसे लिखोगे, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, और इसको एज इट इज लिखो इन द। डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट बहुत इजी है, इसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। अगर स्टेप्स आपको पता है तो आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक क्वेश्चन आया है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच का। द ओल्ड मैन सेड, आई एम रूइंड। तो मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो आप तीन कंपोनेंट में चेंज लेकर आते हो। पहला कंपोनेंट है इसका जो डायलॉग बोल रहा है, दूसरा कंपोनेंट कनेक्टर जिसमें आप डबल इन्वर्टेड कॉमास कॉमास ये सब हटा देते हो, तीसरा कंपोनेंट है आपका जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में है। ठीक है, अब देखो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो इससे हमें पता चलता है कि आप एक्सक्लेम वाला वर्ड यूज करोगे तो आप ऐसे लिखोगे, द ओल्ड मैन। अब ये बर्बाद हो गया, रूइन का मतलब बर्बाद होना, तो द ओल्ड मैन एक्सक्लेम विथ सॉरो, दुख से बोल रहा है ना, विथ सॉरो दैट। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा फुल स्टॉप रहता है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली आप ये सारी चीजें नहीं लेकर आओगे। इनडायरेक्ट अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में प्लीज काइंडली ये सब मिल रहा है ना, तो ये सब नहीं लेकर आओगे। आप यहीं पर उसका जो भाव है आप यहीं पे एक्सप्रेस कर देते हो। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आप यहीं पे एक्सप्रेस कर दिए हो। दैट आई की जगह ही वॉज। क्यों वॉज लगाया, क्योंकि ये पास्ट है इसीलिए यहाँ पे वॉज होगा, वॉज और फिर फुल स्टॉप करोगे। इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा फुल स्टॉप होता है। रवि इज अ गुड टीचर, ही डज नॉट गेट अ जॉब। ठीक है, कंबाइन द सेंटेंस विद डिस्पाइट। स्टूडेंट्स डिस्पाइट यूज करने का रूल है, और ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये पार्टिसिपल चैप्टर में है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए कंजंक्शन वाले चैप्टर में भी आपको मिलेगा। फिर सिंपल से कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसमें भी आप लोगों को मिलेगा। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टूडेंट्स, आपको इसको कंबाइन करना है। सबसे पहली चीज आप लोग को पता होना चाहिए डिस्पाइट क्या है। डिस्पाइट कंजंक्शन नहीं है, डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन कभी भी दो कंप्लीट सेंटेंस को ज्वाइन नहीं करता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्या करूंगी, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगी रवि। ठीक है, अब डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इस चीज को भी ध्यान रखना। बावजूद का मतलब ऑल्दो, बोलना चाहती हूँ ऑल्दो रवि इज अ गुड टीचर ही डज नॉट गेट अ जॉब, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, या गुड टीचर होने के बावजूद भी रवि को जॉब नहीं मिलता है। ठीक है, तो रवि डिस्पाइट, अब ये इज हटा दूंगी, क्यों, क्योंकि डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन होता तब मैं इज लगाती। डिस्पाइट बीइंग अ गुड टीचर। अब देखिए मैंने रवि ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो मैं अब ही नहीं लगाऊंगी, मैं सीधे लगा दूंगी डज नॉट गेट अ जॉब। ठीक है, अब देखिए रवि
अ गुड टीचर, बीइंग है ना, बीइंग किसकी जगह आया है, इज की जगह। रवि इज अ गुड टीचर, रवि डज नॉट गेट अ जॉब। हो गया ना दो सेंटेंस। ठीक है, मगर ये वाला सेंटेंस जो है वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, ये एक तरीके से हम मान लेते हैं ये फ्रेज है। कंप्लीट सेंटेंस तब होता है जब बीइंग की जगह इज लगता, मगर इज लग नहीं सकता है क्योंकि डिस्पाइट है। फाइन, ओके। इसी सेक्शन का 6A का लास्ट क्वेश्चन, वर दे नॉट कटिंग ट्रीज, फिर से वॉइस का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग पहचानो ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। स्टूडेंट ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि ये टेंस, इसका हमें समझ में आ रहा है ये सिंपल, सॉरी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी लग गया तो कॉन्टिन्यूअस है। जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, कभी भी आप टेंस चेंज नहीं करोगे, कभी टाइम नहीं चेंज करोगे, कभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं चेंज करोगे। अगर ये इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रहने दोगे। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज होता है, पैसिव वॉइस में कभी भी 3D यूज नहीं होता अगर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करते हो, और पैसिव वॉइस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करोगे, जो मैं पहले बताना भूल गई थी। ठीक है, अब देखिए, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, आई एम सॉरी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो वर्ब को मैं गलती से दिल समझ रही थी। एनीवेज, तो इसको करने का उपाय क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा मुश्किल होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस को वॉइस चेंज करना, तो मैं सबसे पहले इसको मैं पॉजिटिव बना दूंगी। दे वर नॉट कटिंग ट्रीज, सबसे पहले मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे पता है कि टेंस और टाइम नहीं चेंज होता है, मैं वर का वर ही रख रही हूँ। ठीक है, और ये कटिंग है, ये मेन वर्ब है और हमेशा V3 यूज होता है। तो कट का V3 क्या होता है, कट। ऑब्वियसली अगर आपको V3 नहीं पता तो मुश्किल है, कोई कटेड बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, कट कट कट। अब ये जो आईएनजी है इसका मतलब है कि वो ट्री काट रहा है। तो रहा, ये आईएनजी को हम रिप्लेस करेंगे एक और आईएनजी से, BEING। ठीक है, और ये जो ट्रीज है यहां पर आ जाएगा, और बाय देम ये वाला जो दे है वो इधर आ जाएगा। हो गया पैसिव वॉइस, दे वर, ट्रीज वर बीइंग कट बाय देम। अब मुझे इसको इंटरोगेटिव करना है, तो मैं क्या करूंगी, वर को पहले लेकर आ जाऊंगी, ये वर इधर आ जाएगा, वर ट्रीज बीइंग कट बाय देम फॉर क्वेश्चन। ओके, वेरी इजी। Next, rewrite the following sentences correctly after detecting errors of any kind, including mispositioning of words. Do not make unnecessary changes in the sentence. तो rewrite करना ही है। I have been knowing him for several years. Sorry, for 5 years. तो यहाँ पर जो knowing है students, ध्यान रखना, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगता है। तो जैसे सेंस ऑर्गन के वर्ब है, जैसे सी है, हियर है, टेस्ट है, स्मेल है, साउंड है, साउंड्स गुड, हम नहीं बोलते साउंडिंग गुड। वैसे ही आपके इमोशंस के हैं, लव है, लाइक है, हेट है। वैसे मेंटल वाला एक वर्ब होता है, माइंड वाला, जैसे रिमेम्बर है, नो है, अंडरस्टैंड है। तो इन सारे वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो ये नोइंग गलत है, तो ठीक कैसे करोगे आप, तो सिर्फ बीन हटा दो और नोइंग का नोन पर। आई हैव नोन हिम फॉर 5 years. गुड हेवंस, हाउ हैज शी ग्रोन। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है आपका, वो दो तरीके का होता है। एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका आंसर आपको यस और नो में मिलता है। क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने पढ़ाई कर ली, यस मैंने कर ली, नहीं मैंने नहीं की, राइट। तो ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, हैव यू टेकन योर लंच, हैव यू स्टडीड वेल, या डिड यू स्टडी वेल। तो यस आई स्टडीड वेल, नो आई हैवंट टेकन माय लंच। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। और एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है, याद रखना वो स्ट्रक्चर फॉलो करता है कास्ट को। जैसे मैंने लिखा हाउ आर यू, अब हाउ क्या है, क्वेश्चन वर्ड, आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, और यू क्या है, सब्जेक्ट। तो हमेशा कास्ट को फॉलो करता है। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा सेंटेंस दिखता है जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड हो शुरुआत में और एंड में क्वेश्चन मार्क हो, तो आप कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। मगर यदि आपको ऐसा सेंटेंस दिखता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है मगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है,
तब आप कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करोगे। देखो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड हैज, ऑक्सिलरी वर्ड शी, सब्जेक्ट गलत हो गया ना। आपका सही क्या होगा, गुड हेल्थ, हाउ शी हैज ग्रोन, तो आपका ये आंसर होगा और एक्सक्लेमेटरी होगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। To such an extent, Mr. Thakur has realized the poetry that no problem is left. तो स्टूडेंट्स ये इन्वर्जन का क्वेश्चन है। तो जब भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं तो आप लोगों को इन्वर्जन का रूल फॉलो करना चाहिए। जैसे इन्वर्जन का रूल, अगर सपोज कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है नो सूनर से, तो सपोज कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सेल्डम से, कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है नो से या नॉट से, या यानी कोई भी नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तब आप इन्वर्जन यूज करोगे। इन्वर्जन क्या होता है वो मैं बताऊंगी। इन्वर्जन यूज करोगे, ठीक है, इन्वर्टेड सेंटेंस यूज करोगे। अब वैसे ही ये वाला एक है, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है टू सच एन एक्सटेंट से, तब भी इन्वर्जन यूज करोगे। अब इन्वर्जन होता क्या है वो हम बताते हैं। नॉर्मली सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से और फिर आता है वर्ब और फिर आता है वर्ब। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा कैसे करेंगे, पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। मगर जब भी उल्टा होता है, जैसे आप देखोगे ये उल्टा है, देखिए हैज और शी उल्टा है ना, पहले सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, पहले ऑब्जेक्टिव वर्ब आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है। हाउ आर यू में देखिए ये भी उल्टा है। तो जब भी वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट बाद में आता है, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, उल्टा स्ट्रक्चर। और इस केस में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव वर्ब, 99% केसेस में जब भी उल्टा स्ट्रक्चर होता है, यानी पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, तो उसमें कौन सा वर्ब आता है, ऑब्जेक्टिव वर्ब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आप टू सच एन एक्सटेंट तो लिखोगे, मगर अब आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिख रहा है ना, तो वो सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि आपको उल्टा स्ट्रक्चर करना है। तो मैंने यहाँ पर हैज, मिस्टर, ठाकुर, बाकी सारा वैसे ही आ जाएगा। हैज छोड़ दीजिए, एनालाइज द पोएट्री दैट नो प्रॉब्लम इज देयर, पूरा वैसे का वैसे और फिर फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट असाइनमेंट ऑफ द कंपनी वाज इक्वली एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट असाइनमेंट। इसमें बेसिकली क्या है, एज का मतलब ही इक्वली होता है, तो आप दो बार इक्वली यूज करने का क्या मतलब है, वाज एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट असाइनमेंट। Next is the reason why most of the people commit crime is because they have not been properly educated. The reason why, इसका जो पैर होता है ना स्टूडेंट्स, वो that का पैर होता है, ठीक है। रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आता, वाई अपने आप में कारण, बिकॉज के कारण, तो गलत हो गया ना, ठीक है। अब लास्ट जो सेक्शन है वो ये है, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग सिंगुलर फॉर्म। देखिए इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, पहले तो प्लूरल फॉर्म बनाना तो अच्छे से बनाओ, ऐसा नहीं एकदम क्लमजी वे में, मेसी वे में लिखोगे, नहीं। बोल रहा है ना प्लूरल, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से एकदम नीटली लिखो प्लूरल, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। स्टेप मदर्स हो गया। अब बोल रहा है सेंटेंस बनाना सिंगुलर फॉर्म से, फिर हम सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे, और सेंटेंस क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, माई स्टेप मदर इज वेरी गुड। मतलब एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाओगे ना स्टूडेंट्स, तो गलती होने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। अब माई स्टेप मदर इज वेरी गुड, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, तो कितना अच्छा है, गलती होने की गुंजाइश कम रहेगी। अब आप लोग क्या करोगे, जब एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो भारी भरकम सेंटेंस बनाते, लंबे सेंटेंस बनाते। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, इस चीज को मत भूलना। अगर भारी भरकम सेंटेंस बनाओगे, लंबे लंबे सेंटेंस बनाओगे, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेटर है आप एकदम सिंपल सेंटेंस बनाओ। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने जो जो सेंटेंस बनाया है सिंपल में। A stepmother is very loving to her stepson, ये भी बना सकते हो। प्लूरल फॉर्म ऑफ फुटमैन क्या है, फुटमैन। A footman is waiting for his master। हैंडफुल का प्लूरल फॉर्म है हैंडफुल। There is one handful of rice in the pot। कमांडर इन चीफ का प्लूरल है कमांडर्स इन चीफ, चीफ में ऐसे नहीं लगाओगे। The commander in chief is giving orders to his soldiers। monarch का प्लूरल monarchs। The monarchs of Magadha city was generous। monarch का मतलब राजा होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये ग्रामर की वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंस्ट्रक्शन फॉलो करो अच्छे से ग्रामर का। अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप लोगों को ग्रामर में 18 से 20 आराम से आ सकते हैं, अगर चाहो तो 25 और 25 भी आ सकते हैं। बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है। थैंक यू वेरी मच।